कौन से वाला? ये लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी कहाँ से आता है? ये तो डी ब्रॉगली में लिखा हुआ हमने। निकालो डी ब्रॉगली। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। वो एम इंटू सी क्या हो गया? अगर कोई पार्टिकल होता तो वेलोसिटी, उसी को एम वी को क्या लिखते हैं? मोमेंटम। चलो अब थोड़ी सी कहानी की बात करते हैं ना। अच्छा, हेजनबर्ग ने ये बात तो बोल दिया कि ऐसा तो कोई सर्कुलर पाथ तो नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता हो कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद फिर वो सोमरफील्ड आया। उसने पहले तो एलिप्टिकल पाथ के बारे में बात बोली थी ना, पर जब उसने क्वांटम नंबर दिया ना एसपीडीएफ वाला, सबशेल किसने दिए थे? सोमरफील्ड ने ना। तब जाके और चीजें क्लियर हुई। उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता कि सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना। कहता है एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा इसमें से इतना सा रीजन मैंने बोल दिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे मैक्सिमम। तो उस चीज का नाम क्या बोल दिया गया? ऑर्बिटल। उस चीज का नाम क्या बोला? ऑर्बिटल। तो अभी तक हम क्या चीज पढ़ते थे? ऑर्बिट। अब एक नई चीज क्या आने वाली है इसमें? ऑर्बिटल। वो किसके अंदर आएगा? वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन का ऐसे वेव कंसिडर किया गया ना। तो अब एक बात देखते हैं इसमें, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल उसी में चल रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल में ना। तो हमने डी स्क्वायर साई वाली इक्वेशन लिखी थी ना। अब उसी में एक चीज पहले डिफाइन कर देते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि आगे ऑर्बिटल ऑर्बिटल बोलेंगे तो पता तो होगी ऑर्बिटल चीज क्या होती है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इसमें 5 क्यों दिखा रहा है? सही, इसमें कल का चल रहा है सब कुछ। अच्छा, टाइम भी तो 7:29 हो रखा है। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है ना। तो एक तरफ क्या लिख देते हैं? ऑर्बिट। और एक तरफ क्या लिख देते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, 3-4 पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है, साथ साथ उन्हें लिखते चलना है, तो स्पीड बढ़ा दूं तेरी में लिखने की। लिख आज। अच्छा, ऑर्बिट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या एक सर्कुलर पाथ होता था जिसमें क्या होता था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था न्यूक्लियस के अराउंड। और ऑर्बिटल के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल क्या चीज है? एक ऐसा थ्री डायमेंशनल क्या है अभी बात है, मतलब रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा। तो इसमें ऑर्बिट में पहला पॉइंट लिखो। देखो, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे ना ऑर्बिट ऑर्बिट वर्ड छोड़ भी देंगे। हम फिर उसको मेन एनर्जी शेल बोलने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बोल रहे होंगे? हम फिक्स बोल रहे होंगे ना। हमने लिखा भी था बोर के टाइम पे कि ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर उस जगह घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, कितनी? -13.6 Z² बाय n²। फिर लिखो ऑर्बिटल के बारे में। देखो, इट इज ए थ्री डायमेंशनल रीजन। थ्री डायमेंशनल कैसे लिख रहे हैं? 3D पूरा ना लिख के, थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम।
अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ तो क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन। अभी पढ़ रहे होगे तुम 1D 2D, तो सर्कुलर पाथ कैसा है, 2D मोशन। तो मतलब ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसका कौन सा मोशन बताता होगा, सिर्फ टू डायमेंशन मोशन। पर अगर ऑर्बिटल की बात करेंगे, अगर 3D रीजन है तो कैसा मोशन बताएगा उसका, 3 डायमेंशनल मोशन। तो लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 डायमेंशनल प्लेन, 2D प्लेन के अंदर ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। इट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नौवीं क्लास में ना, एक जब बोर मॉडल आता है ना, उसके जस्ट बाद लिखा था बोर एंड बरी का एक फॉर्मूला था कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद है किसी को, 2 × n², था ऐसा फॉर्मूला। नौवीं क्लास में लिखा होता 2 × n², जहां से तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते थे कि पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, लिखा था ऐसा। तो वो क्या होता था, 2 × क्या होता है, n²। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 n²। पर अगर एक ऑर्बिटल की बात करें तो सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पर ऑर्बिट की बात करें तो कितने हो सकते हैं, 2 × n²। ऑर्बिट और शेल सेम ही बात है, ठीक है। तो उसमें कितने आ सकते हैं, 2 × n²। फैन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ तो हर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता चलते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखो ऑर्बिट के अंदर, देखो ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 × n² इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ सकते हैं, 2 × n²। और एक ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं ना। करके देख, 18 ही आएंगे सर। वैसे तो में भी 8 ही होते ना। हम फिलिंग की बात करते हैं, वो अब सिर्फ ऑर्बिट तो बचे ही नहीं ना। मेन एनर्जी शेल में तो फिलिंग नहीं होगी। अब इसके बाद अगली चीज आएगी उसमें सब शेल, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे, सारी चीजें पुरानी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जो हम उस टाइम कन्फिग्रेशन जैसे कैल्शियम की 2 8 8 2 लिखते थे ना, सही है, वो गलत नहीं है ना। वो क्यों सही है, वो आप क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे, एनर्जी रूल पढ़ लेंगे, तब पता चल जाएगा कि वो भी सही आ जाएगी बात, ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं आगे। अच्छा, अब इसकी ऑर्बिट की शेप कैसी होती है, सर्कुलर। पर अगर ऑर्बिटल की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट क्या होती है, शेप ना। जैसे आगे पढ़ेंगे, एस स्फेरिकल होता है, ऐसे पी एक्स पी वाई पी जेड नाम आएंगे, वो डम्बेल होते हैं। ऐसे डी वाले डबल डम्बेल होते हैं, तो वो शेप आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्बिटल्स की एक स्पेसिफिक क्या होगी, शेप होगी। पर ऑर्बिट की कोई शेप नहीं होती ना। ऑर्बिट तो कैसा है, फिक्स्ड है, सर्कुलर है। अच्छा, अगर कोई चीज सर्कुलर है तो उसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है, मतलब डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिट का नहीं होता ना। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप ऑर्बिट से नहीं बता सकते। किससे बताते हैं मॉलिक्यूल की शेप, ऑर्बिटल से। तो इनकी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप की जब बात करनी पड़ेगी तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑर्बिटल्स की ना। क्योंकि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे मैं बोलूंगा पी एक्स, तो वो क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। पी वाई, कौन सा एक्सिस होगा, अलोंग वाई एक्सिस। पी जेड, अलोंग जेड एक्सिस। तो ऐसे वो उनकी क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होती है, उनकी नेचर होती है ना। पर ऑर्बिट की कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है, वो तो सर्कल में घूम रहा है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ लिखते हैं इस तरफ। तो ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप।
ठीक है, और यहाँ लिखो ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट शेप। ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है? डेफिनेट। तो आगे हम शेप पढ़ लेंगे कि किसकी कौन सी शेप होती है ना। तो ऑर्बिटल, ऑर्बिट कैसा होगा? ऑर्बिट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, हेंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने के लिए ऑर्बिट का कोई रोल नहीं आएगा ना, किसका रोल आएगा? ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल्स है ऑर्बिटल्स का क्या होता है? डायरेक्शनल क्या होता है? करेक्टर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? शेप बता सकते हैं ना। दे कैन अकाउंट फॉर, अकाउंट मतलब बताना, शेप। हाँ, अकाउंट एक्सप्लेन बोल सकते हैं, कैन एक्सप्लेन फॉर शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होने वाला है? ऑर्बिटल्स। अब देखना, एक ऐसा ऑर्बिटल भी आएगा जो नॉन डायरेक्शनल होगा, वो एस होने वाला है ना। पर अभी तो जनरलाइज बात लिख रहे हैं, तो ऑर्बिटल जनरली कैसे होते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर। उनका क्या होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा ना। अच्छा, कोई एग्जांपल बताओ। हम ऑर्बिट के एग्जांपल कैसे लिखते थे? ऐसे बोलते थे, के एल एम एन चलता रहता था। एन की वैल्यू क्या होती थी? 1 2 3 4, ऐसे ही होगा। यहाँ जब ऑर्बिटल्स के एग्जांपल लिखेंगे ना, हाँ एस, अब सिर्फ पी नहीं लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे, पी वाई, पी जेड, ये ऑर्बिटल्स के नाम है। ऐसे ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं? नाम होते हैं ना। तो अब हम नाम देखेंगे, सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल ही है। एस और पी सिर्फ क्या चीज है? सबशेल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये ऑर्बिट और ये सारी चीजों का मतलब क्या होता होगा ना। तो ये डिफरेंस था ना पूरा। स्पेस छोड़ दो 5 6 7 पॉइंट का ना, 6 पॉइंट के लिए। अब मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि कहाँ रहते हो, मैंने बोल दिया हरियाणा, तो बहुत बड़ा होता होगा। उसमें कहाँ? मैं बोल दिया हिसार। कि हिसार में कहाँ? सेक्टर नंबर बता दिया, इस सेक्टर में। फिर क्या बता दिया? हाउस नंबर। क्या मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी? ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए ना 3 चीजें पहले जरूरी होती है। कौन सी चीजें जरूरत होती है? 3। सबसे पहले तो वो कौन सा मेन एनर्जी शेल है, मतलब सबसे पहले कौन सा है? मेन एनर्जी शेल। कि वो के शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एम में प्रेजेंट है, एन में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है ना, के एल एम एन। उसके बाद एक चीज आती है सब शेल। उसका एक चीज क्या आती है? सब शेल। सब शेल कौन सा होता है? एस पी डी एफ जी एच, चलते जाएंगे ऐसे। पर अभी तक जितने एलिमेंट्स अपने पास 118 एलिमेंट नोन है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो अब तक एफ सब शेल तक नोन है अपने पास। कौन सा सब शेल अपने पास? एफ तक। एस पी डी एफ, आगे भी चल सकते हैं। जैसे हम के एल एम एन ओ पी आगे चल सकते हैं, ऐसे एस पी डी एफ जी चलता रहेगा ऐसा। तो ये क्या बोलते हैं? सब शेल्स। इन सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल। इन सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन। उस ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कितनी चीजें हैं? 3। सबसे पहले कौन सा है? मेन एनर्जी शेल, जिसको तुम ऑर्बिट भी बोल सकते हो। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सब शेल। सब शेल होते हैं एस पी डी एफ। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से? ऐसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे डी में भी 5 होंगे। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ना, जैसे अर्थ का मोशन है ना अराउंड द सन, क्या होता है? उसके अराउंड घूम भी रहे, और क्या हो रहा है? खुद की एक्सिस पे भी घूम रही है यार। तो सेम इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी चल रहा है और खुद की एक्सिस पे भी घूमता है ना। अच्छा, अगर खुद की एक्सिस पे स्पिन करना है, 2 तरीके से स्पिन कर सकता है क्या?
कैसे? एक बार तो क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्या कर सकता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी इलेक्ट्रॉन की अगर सारी कहानी पता करनी हो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले कौन सा शेल है, फिर उसके बाद कौन सा सब शेल है, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए हम चार नंबर डिफाइन करते हैं जिनको क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स। क्या करते हैं? चार नंबर डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। देखना एक क्वांटम नंबर आए कहां से थे? हमने सबसे पहले स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी क्या? क्या लिखी थी? वेव इक्वेशन लिखी थी कल वाली क्लास में लास्ट में, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर करके। ठीक है, उसको जब सॉल्व करते हैं ना, वैसे हम सॉल्व डबल डिफरेंशियल कर नहीं सकते ना, और वो तो वैसे ही खतरनाक है, हमने वैसे नहीं सॉल्व हो। ठीक है, तो अपना बियॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स अपन कर ही नहीं सकते उसको। पर उसका जब सॉल्यूशन लाया गया ना, उसको जब सॉल्व किया गया, तो वहां से तीन नंबर्स आए थे। कौन से क्वांटम नंबर आए थे? एक का नाम आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक का नाम आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक का आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो चौथे वाला क्वांटम नंबर है ना, वो इसका सॉल्यूशन नहीं, वो वेव इक्वेशन से नहीं आया, वो अलग से बाद में दिया गया ना। तो अब ये सारी पहले बात करते हैं, पहले क्वांटम नंबर्स ना पढ़ के पहले एक सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। जो मैंने बोला ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, सुनते चलना एक बार बात। मैंने क्या लिखा? सबसे पहली चीज तो मेरे पास क्या है? अब मैं ऑर्बिट कहीं नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? मेन एनर्जी शेल। हम एनर्जी शेल ही बोलते थे उसको, ऑर्बिट को। अब बोलना चाहो तो उसको ऑर्बिट बोल दो, कोई परेशानी नहीं है, मेन एनर्जी शेल या फिर ऑर्बिट। पर अब ऑर्बिट एक अच्छा वर्ड तो नहीं है। अब अच्छा वर्ड कौन सा है? मेन एनर्जी शेल। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का क्या पता होना चाहिए अपने को? मेन एनर्जी शेल पता होना चाहिए ना। फिर उसके बाद दूसरी चीज उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सब शेल होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सब शेल। उस सब शेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपने कोई चार चीजें पता करनी है? अब मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें लिखता हूँ इसके बारे में। जैसे देखना, मेन एनर्जी शेल कौन से होते हैं? एग्जांपल के हो गया, एल, एम, एन, ये शेल थे। सही है। ये कौन बताता है क्वांटम नंबर आएगा कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्या बताएगा अपने को? मतलब एक नंबर होगा जिसे पता चल जाएगा कौन से शेल में घूम रहा है ना। उसके बाद सब शेल्स कौन से होते हैं? एग्जांपल होते हैं सब शेल के, एस सब शेल, पी, डी, एफ, ऐसे क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। ये सब शेल के बारे में कौन बताता है? एक वर्ड आएगा कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल्स। अभी मैं सिर्फ ऑर्बिटल के नाम लिख रहा हूँ ना, जैसे पी एक्स लिख दिया, पी वाई लिख दिया, पी जेड। चलो डी का एक लिख देते हैं, अभी वैसे बहुत सारे आएंगे। डी एक्स वाई लिख दिया। क्या लिख दिया? डी एक्स वाई। तो ये कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा? एक होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। ऐसे स्पिन वाली चीज क्या बता रही होगी भाई? ये बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि वो खुद की एक्सिस पे कैसे घूम रहा है ना। तो ये कौन बताएगा? एक क्वांटम नंबर आएगा कौन सा? नीचे लिख रहा हूं उसका नाम ना, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा होने वाला है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चार क्वांटम नंबर, अगर मैं चार नंबर बता दूं तुम्हें, तो तुम्हें सब कुछ क्या पता चल जाएगा। अभी वो नहीं पता कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता हो, वो तो डिटेल में पढ़ेंगे। पर अगर मेरे को चार चीजें पता चल जाए, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक स्पिन क्वांटम नंबर, मैं इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी बता दूंगा क्या? इलेक्ट्रॉन कौन से मेन एनर्जी शेल में है, फिर इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, फिर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी चीजें इससे पता चल सकती है ना। तो एक बार इसको नोट करो, फिर एक एक करके सभी को पढ़ेंगे डिटेल में अपना। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। मेन एनर्जी शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना। जो डी एक्स वाई। हाँ, डी एक्स वाई। वो भी शेप बनाएंगे, समझ आएगा वो एक्स वाई नाम क्यों दिया गया ना। एक्स वाई, वाई जेड।
एसपीडीएफ वो नहीं होते पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वो इसी चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में भरा हुआ है ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी वो आएगा पीरियोडिक टेबल में। तो ब्लॉक, अब पूरी केमिस्ट्री देखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पूरी केमिस्ट्री चलती है किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन पे। ये एस में इलेक्ट्रॉन है, पी में, डी में या फिर एफ में, तो यहीं से वो सारी चीजें पता चलेंगी अपना। सारी केमिस्ट्री इसी पे चला देंगे हम क्वांटम, और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि जब सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे ना तो वो मैथमेटिकल है, पर उसका भी तरीका सीख लेंगे कि कैसे हमें आंसर मार्क करना है ऑप्शन देख के। लिख लो तो हेडिंग डाल देना क्वांटम नंबर्स। लिख लो तो हेडिंग क्या डाल देंगे? क्वांटम नंबर्स, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं पूरी कहानी लिखूंगा हर एक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है? फिर पहले सुनना आराम से, फिर उसको नोट करना, है ना। अब ये सीक्वेंस याद करना। मेन एनर्जी शेल में क्या प्रेजेंट है? सब शेल, सब शेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल, है ना। वो आगे चलता जा रहा है लेवल ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। से पीछे से स्टार्ट था, ऊपर नीचे हो गया, पर वो डेफिनेशन अब चलेगी। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। लिख लिया सभी ने? चले आगे। लिख लिया? चलो हेडिंग डाल दो क्वांटम नंबर्स। देखना इस पूरे चैप्टर में मैंने अभी तक सिर्फ एक ही चीज पे इंपॉर्टेंट मार्क करा था, किस पे? बोर मॉडल पे ना। ये दूसरा टॉपिक है जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा जा रहा है, मतलब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस खूब ज्यादा ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एन से। अब जो हम एन 1 2 3 4 लिख रहे थे वो मेन एनर्जी शेल ही तो बता रहा था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन एनर्जी शेल में, के शेल में है, एल में है, एम में है या फिर एन में। मैं बोल दूं एन इज इक्वल टू 2 तो कौन सा शेल हो गया? एल, मतलब सेकंड के अंदर है। एन इज इक्वल टू 3 मतलब तीसरे में, के एल एम के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से मेन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लिखो इसमें, मतलब सुन लो चाहे एक बार, बाद में एक साथ लिख लेना। It tells about filling of electron in मेन एनर्जी शेल। ठीक है, मेन एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल है तो वो कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखना बोहर के हर फॉर्मूले में एन था क्या? बोहर के हर फॉर्मूले में क्या था? एन। कौन सा? रेडियस के फॉर्मूले में 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन। टोटल एनर्जी में -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मतलब वो जो एन था वो क्या चीज था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि एन क्या चीज बताता है? अगर मेरे को ये पता चल जाए रेडियस क्या है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसका मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लो। साइज निकालना है, साइज निकाल लो। कुछ भी निकाला जा सकता है। तो एन की जो चीजें थी वो हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे? एक तो रेडियस निकालने में, एक वेलोसिटी, टोटल एनर्जी निकालने में यूज कर रहे थे। पर सिर्फ किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी और के लिए अप्लाई वो नहीं करना था ना। फिर दूसरी अगर मैं बात करूं इसमें, बताओ परमिटेड वैल्यूज ऑफ एन क्या क्या हो सकती है? बताओ एन की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है? हमेशा इंटीजर होगा, जीरो का भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कौन सा शेल होता है? सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 3 4 ऐसे लिखते हैं क्या? यानी कि परमिटेड वैल्यूज क्या हो सकती है इनकी? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो जो हमने एग्जांपल लिखा था ऐसे लिखा होता क्या, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन, ओ, चलता जाएगा ऐसा। तो एन स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 और 5। आगे जब तक 7 तक, अपने 7 तक भरे हुए पीरियड टेबल में 7 पीरियड है क्या, पीरियड टेबल में कितने पीरियड है, 7। वो 7 पीरियड किसके हिसाब से होते हैं, कितने शेल्स भरे गए हैं ना, ठीक है। अब अगली बात सुनना, इसके अंदर इस ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सब शेल। इस ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सब शेल। अब किस ऑर्बिट में कितने सब शेल होने वाले हैं, जितनी एन की वैल्यू होगी उतने उसमें क्या होंगे, सब शेल। जैसे मैं पूछ रहा हूं पहले शेल में बताओ कितने सब शेल होंगे, एक, क्योंकि एन की वैल्यू 1 तो सब शेल भी कितना, एक। ऐसे n इज इक्वल टू 2 में कितने सब शेल होंगे, 2, 3 में 3, 4 में 4। तो अगर कभी ऐसे पूछे कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth ऑर्बिट, तो वो किसके बराबर होंगे, n के बराबर है। कि अगर किसी भी nth ऑर्बिट या nth शेल लिख दो, एक ही बात है, ऑर्बिट शेल में कोई फर्क तो नहीं, मेन एनर्जी शेल बोल दो या फिर क्या बोल दो, ऑर्बिट। तो मतलब क्या होगा, जितना शेल नंबर उतने उसमें क्या होंगे, सब शेल। अच्छा, इस सब शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स। तो अगर वो सब शेल है उसमें कुछ ना कुछ ऑर्बिटल रहे होंगे। तो कह रहा है अगर मेरे पास कोई nth ऑर्बिट है तो उसमें कुछ सब शेल होंगे, उसमें कुछ ऑर्बिटल्स होंगे। तो कहता है कितने टोटल ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल, तो उसका आंसर क्या होगा, n का स्क्वायर। ऐसे बताओ n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल, 1, 2 में कितने ऑर्बिटल, 4, 3 में कितने ऑर्बिटल, 9। सही है। हमने अभी डिफरेंस के टाइम पे लिखा था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर मेरे पास n स्क्वायर ऑर्बिटल हो गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर। क्या वो फॉर्मूला सही था क्या, 2n स्क्वायर वाला, वाला फॉर्मूला क्या है, सही है। तो अगर मेरे को लिखने हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा, 2 इंटू एन स्क्वायर। अब एक बात सुनना, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल चीज बोल दूं तुम्हें, सुनना आप ध्यान से। बोले कि एक ऑर्बिटल में, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3। ठीक है, तो बताओ n इज इक्वल टू 2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी रुको मैं लिख देता हूँ। कह रहा है कि n इज इक्वल टू क्या अपने पास 2 है, क्या है, n की वैल्यू कितनी है, 2। कह रहा है कि अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 3, तो बताओ n इज इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आराम से सोच लो, 12 आ जाएंगे क्या, कैसे करा अपने, पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले, कितना होगा, n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 4 दिए 12। क्या टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 12। तो ऐसे हाइपोथेटिकल वाले सवाल बाद में करेंगे, अभी तो जो जनरल चीज होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। क्या ये बातें क्लियर है क्या, कि अगर nth शेल है तो उसमें सब शेल भी कितने, n, ऑर्बिटल कितने, n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2n स्क्वायर। और n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। नोट करो इसको। ऑर्बिटल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता ना, वो आगे हम पढ़ेंगे क्यों नहीं कर सकता, उसका भी रीजन है। दो से कम एक हाँ, एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, क्वेश्चन में एक नहीं कर सकता हाइपोथेटिकल, हमारा दिमाग खोलने के लिए हाइपोथेटिकल आते हैं सवाल, खूब सारे आते हैं। जीरो हो सकता है क्या, खाली तो बच ही सकता है ना, भरो। मान लो यहाँ पे 10 बेंच है लाइन में, बच्चे 5 आए, बैठ के 5 5 तो खाली बचेंगे, बचे रहेंगे वो। So इनका डायग्राम बना किनका, मतलब आइडिया हो जाएगा सबशेल्स का, इन फोर जो भी समझ नहीं आएगा कह रहे हो। सर जो आपने फोर पॉइंट्स बताया उनका अगर डायग्राम हो सकता है और बाइटल्स का ना, ये आगे एसपीडीएफ पढ़ा गया, तो एसपीडीएफ तो अभी पढ़ेंगे तब बनाएंगे, थोड़ी देर रुक के बनाते हैं इसको। ये दिखते कैसे होंगे सब ऑर्बिटल्स, शेप इनकी, शेप बनाएंगे। देखते हैं यार, मजा आएगा लिखने में, कोशिश कर।
जितना लिखा जाए उतना लिखा कर, जो रह जे रह जे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा परेशानी होती भी नहीं, क्यों, 2n² वाला फॉर्मूला सुना होता हमने, ठीक है, 9वीं 10वीं में। और n 1 2 3 4 5 6 ये हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, बोर मॉडल से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब जो नई चीज स्टार्ट होने वाली है वो किससे होगी, सबशेल से, मतलब किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के कई सारे नाम हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ही लिखा था ना, अब जब हेडिंग डालेंगे तो फिर सारे नाम उसके लिख लेंगे ना। लिख लिया, चले आगे, सभी लिख लीजिए। सेकंड देखो क्या चीज है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसके कई सारे नाम है, इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। देखना, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एमवीआर वाला एक एंगुलर मोमेंटम पहले भी था। अब कौन सा होगा, स्पेसिफिक नाम होगा उसका, क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना, ऐसे एक नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ऐसे एक और नाम है इसका, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब देखो ये किसके बारे में बताते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन से, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। अब ये किसके बारे में बताता है, टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और किसका सब शेल, मेन एनर्जी शेल का। तो कोई एक मेन एनर्जी शेल होगा, उसका क्या होने वाला है, सब शेल, क्योंकि इसके अंदर सब शेल है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां पे है वो कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्या लिखेंगे, इट टेल्स अबाउट filling of electron in subshell of main energy shell, कि जो मेन एनर्जी शेल है उसके सबशेल के अंदर ना, ठीक है। अच्छा, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बताएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो माना नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या माना हुआ है, वेव, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं घूम रहा है, वेव नेचर माना हुआ है। तो कहता है अब इलेक्ट्रॉन ना बोल के वर्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कहां पे न्यूक्लियस के अराउंड कैसी शेप है उसकी, वो कौन बताता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो टेल्स अबाउट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन अब एक पार्टिकल तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, वेव नेचर है। तो वेव नेचर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, तो ऐसा कोई रीजन रहा होगा, तो वो रीजन क्या बोलते हैं, पूरा क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ठीक है।
कि भाई फिक्स जगह थोड़ा ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो तो एक पूरा क्या है रीजन है। तो अब उसको पार्टिकल ना मान के कैसा नेचर माना हुआ हमने, वेव नेचर ना। अब एक बात देखना, कौन कौन से सबशेल है, एस पी डी एफ। तो हर सबशेल के लिए कुछ ना कुछ किसकी वैल्यू होगी, एल की वैल्यू। अब सुनते चलना भी, अगर एल की वैल्यू 0 तो उस सबशेल का नाम क्या होता है, एस सबशेल। अभी हम शेप की बात नहीं करने वाले, शेप की बात कहाँ करेंगे, मैग्नेटिक वाले के अंदर ना। तो ये एस स्टैंड्स फॉर बोलता है, एस स्टैंड्स फॉर वर्ड शार्प। ऐसे कोई मतलब नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस वो होता है कि एस कहां से आया, वर्ड डेराइव कहां से हुआ, शार्प से ना। इसमें कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। जब इसका बनाओगे तो साई आर का जो ग्राफ बनता है कभी जीरो को टेंड नहीं करता ना, ऐसे इनफाइनाइट से चल रहा होता है। तो सर वो तो फिर ऑर्बिट कैसे, अगर इसको फिक्स हो। ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर माने तो इनफाइनाइट पे भी जीरो नहीं होती, इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन की भाई प्रोबेबिलिटी कभी किसी चीज की जीरो थोड़ी ना हो सकती है। मैं कह दूं यहाँ एरोप्लेन आ सकता है, नहीं आ सकता, कोई प्रोबेबिलिटी आ नहीं सकता, बड़ी चांसेस मुश्किल है। पर ऐसा कुछ ऐसे ये कभी बोल सकता है प्रोबेबिलिटी जीरो, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो रही होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, टेंड्स टू जीरो हो सकती है ना, कि बिल्कुल ही लीस्ट चांस है तो क्या होगा, टेंड्स टू जीरो। कभी एग्जैक्ट जीरो हम नहीं बोलते ना, किसी का पॉसिबल केस जीरो थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो इसलिए इनफाइनाइट में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ना मिले, और मिलता नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। टेंड्स टू क्या होता है, जीरो। एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होता ना। सर वेव नेचर वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं नहीं, हाँ, तो वो तो बोर मॉडल। बोर मॉडल तो गलत हो गया, वो तो छूट की बात। बोर गलत हुआ तभी तो इसको है, अगर बोर वाली बात सही होती। तो सर जो वाटरमेलन वाला फोर का था वो तो सेम ही बात की थी, वो कहीं नहीं present होता है। नहीं, उसने तो क्या कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है। वाटरमेलन मॉडल में तो कहा था पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ ही था, क्या बीच में एम्बेडेड था, तो वो बात नहीं थी। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, पर बाहर पता नहीं कहां पे है ना, वो घूम रहा है एक रीजन में ना कहीं। एल इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, इस अगला सबशेल कौन सा है, पी सबशेल। पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ये सिर्फ नाम है भाई, इससे कोई लेना देना नहीं है, एस पी डी एफ याद रखना है। एल इज इक्वल टू 2, डी सबशेल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड, एल इज इक्वल टू 3, एफ सबशेल, एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। इनके जो नाम रखे हैं कुछ गपवत के कुछ भी नहीं, मैंने आज कोई चीज डिस्कवर करी तो मेरी मन है ना नाम देने का, तो जिसका जो मन करा उसने दिया, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि ये क्या था, ये ध्यान रखना है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं डी सबशेल, तो डी सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होगी, 2। ये बात फिक्स है ना, कि अगर एस सबशेल होगा तो एल की वैल्यू कितनी, 0। पी सबशेल होगा तो एल की वैल्यू 1, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2, और एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू 3। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, इससे अगला जी सबशेल, बताओ एल की वैल्यू 4। फिर ऐसे जी के बाद अगला कौन सा आएगा, एच, तो एच के लिए एल की वैल्यू कितनी, 5। तो चलता रहेगा, पर अभी तक डिस्कवर्ड कितने हैं, 4 ना, इससे आगे बोल सकते हैं हम ना। अब एक बात सुनना, हमने ये बोला था कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स। सर अभी तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं है तो उसका नाम कैसे हो गया। तो नाम तो ऐसे के एल एम एन ओ तो सीक्वेंस में रखे गए थे ना, एस पी डी एफ जी एच आई जे ऐसे चलेंगे। एसपीडीएफ में तो कुछ सीक्वेंस में नहीं है। किसमें, इसके बाद एफ के बाद क्या करोगे, जहां तक डिस्कवर्ड उसके बाद तो खुद का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ना। तो क्या बनाएंगे, जी फिर एच फिर आई, ऐसा। अगर किसी ने और किसी ने डिस्कवर किया हो, किसने, और किसी ने, तो जब आएगा तब देख लेंगे, अभी तो हम जी एच मानते हैं, तो जब आएगा तब की देखेंगे ना, अभी तो नंबर 4 लेने की सोच लें। अब एक बात और सुनना, अगर मैं n की वैल्यू फिक्स करूं, सुनते चलना भी एक बार, फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n, क्या आप शेल फिक्स कर देंगे, हम क्या फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, शेल, हमने मेन एनर्जी शेल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो परमिटेड वैल्यूज ऑफ l, तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, 0 से लेके n-1 तक, क्या होगी, 0 to n-1। n मतलब शेल नंबर है, अब उसमें ये तो बताना पड़ेगा ना कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। जैसे n की पॉसिबल वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4 5 6, कह रहे n इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दूं अगर मैं, या 2 फिक्स कर दूं, तो l की क्या वैल्यूज हो सकती है उसमें, 0 से लेके कहां तक, n-1 तक। अब एक चीज समझ आएगी, एग्जाम्पल में लिख के बताता हूँ, n अगर 1 हुआ तो बताओ l की क्या वैल्यू होगी, बताओ, क्या सिर्फ 0 पॉसिबल हो सकता है,
भाई 0 से लेके कहाँ था, n-1, n-1 करो क्या हो गया, 1 - 1 0, तो मतलब सिर्फ क्या पॉसिबल है, 0। अच्छा L0 कौन सा सबशेल होता है, L0 कौन सा सबशेल है, तो n = 1 में सिर्फ कौन सा सबशेल प्रेजेंट है, एस सबशेल। क्या हमने बोला था कि अगर जितनी n की वैल्यू उतने ही उसमें क्या होते हैं, सबशेल। तो n1 तो मतलब कितना सबशेल होना चाहिए था, एक, क्या एक ही आ रहा है क्या। अगर मैं बोलूं n = 2, बताओ L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, सभी बोलो भाई क्या होगा, 0 और 1। ये बात समझ आती है कि तुम्हें 0 से लेके कहां तक चलना है, n-1 तक। तो अगर n2 हुआ तो कहां से कहां चलोगे, 0, और फिर अगला नंबर क्या आएगा, 1। अच्छा ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 से n-, क्योंकि 0 तो इस सबशेल को रिप्रेजेंट कर ही रहे। अब बताओ 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको, मतलब n = 2 में कौन कौन से सबशेल होंगे, एक s होगा और एक कौन सा होगा, p, मतलब कितने होंगे, कितने सबशेल हैं, 2। इससे आगे चलेंगे एक बार। अब ये बताना भाई, सभी बोलना, n3 में बताओ l की कितनी वैल्यूज होंगी, कहां से स्टार्ट करोगे, l की वैल्यू 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, यहां तक चलना है, n-1 तक चलना था। क्या बना यहाँ पे, कौन सा सबशेल है, s, ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो मतलब n = 3 में कितने सबशेल होंगे, 3, कौन कौन से, एक s, एक p और एक d। बहुत बढ़िया। अगला बताओ n अगर 4 हुआ तो l की पॉसिबल वैल्यूज 0, फिर 1, फिर 2, उसके बाद 3 तक चलोगे। अच्छा 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p, 2, 3, तो मतलब n = 4 में कौन कौन से सबशेल होंगे, s, p, d, f, कितने होंगे, 4। क्या उस वाले फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है क्या, कि अगर nth शेल हुआ तो उसमें कितने सबशेल होते हैं, n के बराबर। तो n = 1 में कितना सबशेल आया अपना, एक ही आया था, कौन सा, s। n = 2 में कौन से सबशेल आए थे, दो, कौन से, एक s और एक p। n = 3 में कितने आए, s, p और d कितने आए, 3। n = 4 में कितने आए, 4, कौन से, s, p, d और f। अब ध्यान से एक सवाल सुनना, कह रहा है फॉर p सबशेल टू एग्जिस्ट, ध्यान सुनना, फॉर p सबशेल टू एग्जिस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। बताओ भी, मिनिमम वैल्यू ऑफ n की p सबशेल एग्जिस्ट करे, कितना था, 2। क्या 2 में p आ रहा था पहले, 1 में तो p आ ही नहीं रहा था। और जो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट d सबशेल शुड एग्जिस्ट, कितना, 3, है ना। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट f सबशेल शुड एग्जिस्ट, 4। क्लियर है बात। अच्छा व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट g सबशेल शुड एग्जिस्ट, कितना होगा, 5। ये एनसीईआरटी में सवाल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो क्या एक बार क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे साइड में, क्या क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है, ऐसा बोलेगा, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, सो दैट d सबशेल एग्जिस्ट। बताओ क्या आंसर होगा इसका, तो पहले ऐसे लिखते हैं, d सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, और l 2 पॉसिबल कराने के लिए मिनिमम n तो कितना चाहिए अपने को, 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यही सही है ना, कि n की वैल्यू अगर 3 हुआ तभी क्या होगा, 0, 1 और 2 आएगा, मतलब तभी d सबशेल एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इससे कम कर दूं, n की वैल्यू 2 कर दूं, तो l क्या होगा, 0 और 1, तो 0 1 में तो s आया और p आया, d सबशेल तो आया ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बोल दे, किसकी, n की वैल्यू, d सबशेल के लिए l3 कब होता है, d सबशेल 0 1 2 s p d, ऊपर लिखा तो है d के लिए कितना होता है, l की वैल्यू 2 होती है। व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट, अब f के बाद g लिख दें क्या, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, g सबशेल एक्सिस्ट। बताओ क्या आंसर होगा, है ना। अब पहले तो ऐसा लिख दें, g सबशेल के लिए अपनी l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, s p d f, उसके बाद क्या आएगा, g। l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, और l 4 करने के लिए n की मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए अपने को, 5। क्या ऐसा अगर सिंपल सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछ ले, कर दोगे क्या, कोई परेशानी इसमें,
चले एक बार वापस पीछे, नोट करो। इस पूरी कहानी में पता क्या याद रखना है, एल जीरो से शुरू होता है। जीरो किसके लिए? एस के लिए। वन किसके लिए? पी। टू किसके लिए? डी। थ्री किसके लिए? एफ। और याद क्या रखना है इसके अंदर कि अगर एन की वैल्यू फिक्स कर दें तो एल की वैल्यू क्या होगी? जीरो से लेके एन माइनस वन तक। वो सारे फॉर्मूले वेरीफाई कर देंगे हम। एन स्क्वायर वाला इससे अगले में हो जाएगा, फिर टू एन स्क्वायर वाला लास्ट में हो जाएगा। सारे फॉर्मूले क्या थे? सही थे ना, तो सारी बातें प्रूव कर लेंगे हम। देखने का तो ज्यादा है, तुम इतना ध्यान करके बस। अरे ये एस और पी है, कट गया नीचे से। ज्यादा लिख लिया सभी ने? अभी तो शुरू करा लिखना, बड़ी दिन में। वैसे मैंने पहले ही किया था। अच्छा, देखो जल्दी लिखो। अभी बढ़ाएंगे तो चलेगा, सब बढ़ाएंगे।
मेन एनर्जी शेल n था तो उसमें सब शेल कितने थे n, ऑर्बिटल कितने थे n स्क्वायर, वो तो पूरे मेन एनर्जी शेल के थे। अब हर सब शेल में अगर मेरे को क्या निकालने पड़े, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, तो अब उसका फॉर्मूला लिखते हैं। वो तो एक किसके अंदर था, एक शेल के अंदर, मेन एनर्जी शेल था, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल थे। अब किस में ऑर्बिटल निकालने अपने को, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसका लिखते हैं ना। अब ये तो एल हो गया, एल के हिसाब से निकालने पड़ेंगे। सब शेल के लिए तो वैल्यू कौन सी डिफाइंड है, एल की, है ना। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। चलो आगे क्या काम करते हैं, इधर लिखते हैं वैल्यू ऑफ एल, उस वैल्यू ऑफ एल के कोरस्पॉन्डिंग सबशेल कौन सा होगा, है ना। उस सबशेल के कोरस्पॉन्डिंग कितने उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, और उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल के अंदर ही होते हैं, टोटल सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सबशेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, पी में कितने, डी में कितने। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 1। क्या फॉर्मूला होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 1। अच्छा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो अगर ऑर्बिटल 2l प्लस 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू में। अब एक बार सुनते चलना, बताते चलो। मैं पहला लिख रहा हूं एल की वैल्यू 0, बताओ कौन सा सबशेल होता है, बताते चलना, मैं फिल करूंगा। बताओ एल 0 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सही है यहां तक। अगर बात करें इसमें एल इज इक्वल टू 1, कौन सा सबशेल हो जाएगा, ऑर्बिटल्स कितने, इलेक्ट्रॉन भाई एक में 2 आते हैं, 3 2 था, 2 हुआ तो कौन सा सबशेल होगा, 2 सब्स्टिट्यूट करो, कितने ऑर्बिटल, 5, इलेक्ट्रॉन कितने 10, 3 होगा तो कौन सा सबशेल, ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7, इलेक्ट्रॉन कितने, चलता जाएगा कैसे, है ना। एक अब ये एक साल पता नहीं कहीं क्वेश्चन आया हुआ था, शायद मेडिकल का था ना, कहता है एच सब शेल में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे। मैं क्या कराऊंगा अभी, एच सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हाँ एच सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल ऑर्बिटल 11 होंगे। क्या दो दो का डिफरेंस चल रहा है क्या, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, इससे अगले में कितने होंगे 9, उससे अगले में 11, तो एच सबसेल उससे अगले था, कितने हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 22। ऐसे किसी में भी निकाला जा सकता है, ठीक है लिख लो इसको। किसमें कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो तो फॉर्मूला दिया, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो उसमें देखा एल की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग जनरल फॉर्मूला बना दिया। वो जनरल फॉर्मूला किसके लिए बनाया हमने, एस पी डी एफ तक तो पता था, आगो के लिए बना दिया एक जनरलाइज एक फॉर्मूला बना दिया 2l प्लस 1, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने 2 इंटू 2l प्लस 1। अब किसी शेल में पूछेगा तो वो यूज करेगा, किसी सबशेल के पूछेगा तो कौन सा यूज करेगा 2l प्लस 1। ये किसके लिए, एल की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, सबशेल, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके अंदर है, सबशेल के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसमें है, सबशेल में। वो एन था, एन क्या रिप्रेजेंट करता था शेल को, तो वो सारे फॉर्मूले किसके लिए थे, शेल के लिए। देखो मैं तुम्हें वो फॉर्मूला एन स्क्वायर 2n स्क्वायर वाला वेरीफाई करके बताता हूँ। इसका फॉर्मूला एन स्क्वायर का और 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। भाई वो मेन एनर्जी शेल वाला फॉर्मूला वेरीफाई तो करना चाहिए ना भाई, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने, सही तो है या नहीं है। अच्छा ये तो याद रह जाएंगे, एस में कितना ऑर्बिटल होता है 1, पी में कितने ऑर्बिटल 3, डी में कितने 5, एफ में, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। चले आगे, ये लिख लिया सभी ने, लिखिएगा। अब पहले सुनना बड़े ध्यान से, मैंने किया n इज इक्वल टू 3 कर दिया, क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 3। अब तुम्हारे हिसाब से अगर n की वैल्यू तुम्हें पता हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इसमें,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बताओ, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला। अरे एन दिया है, एन के लिए क्या होता था, एन स्क्वायर होता था क्या, तो 3 का स्क्वायर कितना होता, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला 2n² कितने होने चाहिए थे, 18। वेरीफाई कर लें सही है या नहीं है। अच्छा अगर n की वैल्यू 3 होती है, ध्यान से बताओ, फिर l की पॉसिबल वैल्यूज बताओ क्या होती, 0, 1 और 2। सही है क्या, क्या होता, 0, 1 और 2। अच्छा 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया, d किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब s p और फिर t। सही है यहां तक। अच्छा s में बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, s में ऑर्बिटल कितना, एक, p में कितने, 3, d में कितने, जोड़ना कितने हो गए, 9। अच्छा सही तो बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आने चाहिए थे, 9 आने चाहिए थे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, कितने बनेंगे, 18। तो 18 मैच ही तो कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे गिन लो, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी देखो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, s सबशेल में कितने आ सकते हैं, 2, p में 6, d में 10 का, तो जोड़ो कितने बन गए, 18। क्या दोनों बात सही है क्या, क्या मैच कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं था। वो चाहे मेन एनर्जी शेल वाला फॉर्मूला लगाना होगा तो कौन सा लगेगा, n² और 2n² वाला, और अगर किसी सबशेल में लगाना पड़ेगा तो क्या लगेगा, 12+1, 2 इंटू 12+1। क्या बात सही है क्या, लिखना तो चाहे लिख लो वेरीफाई करने के लिए। क्या डिराइव, क्या कौन सा n², किसका डिराइव कैसे करेंगे, और वो तो हमने शुरू में लिख दिया, जब तक सबशेल और बाइटल का पता ही नहीं होगा तो जनरलाइज फॉर्मूले तो बाद में बनाएंगे। फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है क्या, कौन से फॉर्मूले की डेरिवेशन होती है, h/2 कौन सी डेरिवेशन थी, वो तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, फॉर्मूला थोड़ा ना वो तो एंगुलर मोमेंटम था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग चीज होती है भाई, ये जनरलाइज फॉर्मूलाज हैं। मेरे को ये पता था कि इस शेल में इतने सब शेल होते हैं, उसमें इतने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो मैं सभी के लिए निकालूं, एक मैंने सभी के लिए एक जनरलाइज चीज बना दी कि सभी का जनरलाइज ये है। n जब दिया होगा तो n² 2n², l गिवन होगा तो 12+1, 2 इंटू 12+1। सब शेल की बात करेगा तो l यूज करोगे, मेन एनर्जी शेल की बात करेगा तो n यूज करोगे, है ना। ऐसे सभी में वेरीफाई कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे भाई। n=4 में भी बात चलेगी क्या, अच्छा n=4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होते हैं, n=4 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या 32 होते क्या, 2 इंटू में n² 4 का स्क्वायर 16, 16 दुए 32। सही है यहाँ तक। अब एक बात बताओ, n=4 में कौन कौन से सबशेल होते हैं, सबशेल के नाम बताओ कौन से होते हैं, s p d और f, ये चारों होते हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने 6, d में कितने 10, 18 तो यही हो गए, और f में कितने 14, 18 और 14 कितने हो गए, 18 और 14 32 हो गए। क्या बराबर बन रहे हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूलाज है ना ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने हो गए अभी क्वांटम नंबर, 2 ना, थर्ड लिखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, m से, है ना। ये जब सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ लेंगे ना तो l में एक हमने चीज छोड़ी है अभी ना, उसको लास्ट में लिखेंगे अलग से, क्योंकि अभी वो याद रह जाता है, बाद में लिखे ना तुम गलत करोगे उसको। तो जब तुम l की वैल्यू भूल जाओगे अभी 1-2 पेज के बाद, फिर तुमसे कराऊंगा सवाल ताकि तुम गलत करो एक बार, फिर वो याद रहता है कि गलत किया था एक बार। उसका एक नाम लिखा था हमने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू से हम एक चीज निकालते क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। अच्छा अभी तक किसकी बात पता चल गई अपने को, मेन एनर्जी शेल, उसमें क्या बात कर ली, सब शेल। अब बचा गया उसके अंदर ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो इट टेल्स अबाउट, ये लिख लो अगली स्क्रीन पे आएगा इसके वो ना फॉर्मूले से, ये तो सिर्फ 2 डेफिनेशन होंगी, लिख लो जल्दी से। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सबशेल,
किसी सबशेल में जो ऑर्बिटल है वो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो एस वाला जो था या पी वाला डी वाला वो तो पूरा सबशेल है, वो तो पूरी एक शेप रही होगी। उस शेप के अंदर स्पेसिफिक किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। उसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। कि इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है, या एक्स वाई प्लेन में है, कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एक चीज और, यहीं से अब हम शेप की बातें करनी शुरू करेंगे ना। It also tells about orientation of electron cloud in 3-dimensional space। ये 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है ना, किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, या किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ना, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी ऑर्बिटल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? सबशेल में। तो अगर एक सबशेल फिक्स कर दिया जाए तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो फॉर्मूले से तो हम लिख ही चुके हैं, 12+1 पता तो हमें 3, पर वो आए कैसे होंगे? तो जितनी m की वैल्यूज आ सकती है उतने क्या होते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना। ये नोट कर लिया सभी ने? अब आगे सुनना, क्या फिक्स करेंगे अब हम? अगर सबशेल फिक्स करना है तो l की वैल्यू फिक्स कर देंगे फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ l। अच्छा, एल फिक्स कर दिया मतलब क्या फिक्स हो गया? सबशेल। एल 0 कर दिया तो कौन सा सबशेल हो गया? एस। L1 कर दिया तो पी, L2 कर दिया तो क्या हो जाएगा? डी। तो ऐसे अगर बात करें फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एल, तो परमिटेड वैल्यूज ऑफ एम क्या होता है? एक बार सुन लो फिर एक साथ नोट करना। परमिटेड वैल्यूज ऑफ एम होती है, इंटीजर ही होने वाले है ना, -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0। मतलब 0 को भी क्या करना है अपने को? इंक्लूड करना है ना। वैल्यूज क्या होंगी? -L से लेके +L, और 0 को क्या करना है? इंक्लूड करना है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, बताओ स्टार्टिंग L से कर लेंगे। L = 0 कौन सा सबशेल होगा? बताओ यहां से तुम खुद सोच के बताओ m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? सिर्फ 0 ही पॉसिबल है क्योंकि -L से लेके +L, और 0 इंक्लूड करना था, तो L 0 तो m भी क्या रहा होगा? 0। और कुछ तो पॉसिबल, +0 -0 क्या होता है? क्वांटम नंबर्स तो पोजीशन ही बताते थे नेगेटिव में कैसे। किसमें? ये पोजीशन, ये क्या बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, जितनी वैल्यू उतने क्या होंगे? ऑर्बिटल्स। पोजीशन का मतलब ये थोड़ा ना कि -1 2 3 4 कोई पॉइंट थोड़ा ना है। 3D स्पेस के कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है ये क्या बता रहा है? सिर्फ एक नंबर स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अच्छा, m की कितनी वैल्यू आई है? एक वैल्यू आई है। एक वैल्यू है मतलब इसमें कितना ऑर्बिटल होगा? सिर्फ एक। तो अब ये रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, अभी पूरा शेप नहीं बना रहे, सिर्फ ऐसे लिख दिया, एक डब्बा बना दिया, मतलब कितना हो गया? एक ऑर्बिटल। हाँ जी। किसकी? एल की। हाँ, तो एल तो में से 0 है। क्यों आएगा 0? -L से लेके +L तक है। L1, अब बता क्या कह रहा है? अब तू बता क्या होगी m की वैल्यूज? सर -1 +1 निकले जोड़ने थोड़ना है -L से +L तक वैल्यूज है, तो जोड़ रहा है इनको। -L से लेके +L, अगर L की वैल्यू 1 करी कौन सा सबशेल हो गया? P। तो m की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? -1 0 और +1। कितनी वैल्यूज होगी? अच्छा, 3 वैल्यूज, मतलब P में कितने ऑर्बिटल रहे होंगे? अब इनके नाम भी यही लिखूंगा मैं। एक का नाम क्या होता है? Px, एक का नाम Py, एक का नाम है ना। अब देखो ये वैसे जनरल जो बात होती है वो तो सॉल्यूशन करते हैं तब पता चलता है कौन सी वैल्यू किसके लिए ना। पर हम एक चीज फिक्स कर सकते हैं कि ये तो 3 नंबर है, -1 0 और +1, यही 3 नंबर है। ये तीनों नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल, एक Px, एक Py और एक Pz। तो हमने सिर्फ ये फिक्स कर दिया कि जो Pz वाला है ना उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, दो और दो बच गए, उसके लिए एक का अगर +1 तो दूसरे का -1, एक का +1 तो दूसरे के लिए नंबर क्या लिखेंगे? -1। सिर्फ Pz के लिए वैल्यू क्या करी गई? 0। पता है जब हम उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जब वेव इक्वेशन सॉल्व करी जाती है तभी तो 3 नंबर्स आते हैं क्वांटम नंबर। तो Pz के लिए जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो m की वैल्यू क्या आती है? 0।
ठीक है। पी एक्स पी वाई में हम नहीं बताते, एक +1 लेते हैं, क्या लेते हैं, -1। बस ये फिक्स है। पी जेड के लिए क्या लिया जाएगा, 0। अब ऐसे ही m नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितनी वैल्यूज m की आएंगी उतने ही उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। m की कितनी, नेगेटिव में आएगी तो कितनी वैल्यूज आई m की यहाँ पे, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं, 3, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। कुछ नहीं, बस s, s का s का कोई और आगे पार्ट ही नहीं है, सिर्फ s है। आपने पी वाई को m = 0 पी वाई को होता ही पी जेड के लिए है लास्ट ईयर। ना, लास्ट के लिए नहीं, पी जेड के लिए लिख तू किसी सीक्वेंस में दे, चाहे पी जेड पहले लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 ऑर्बिटल है, क्या चीज है, 3 ऑर्बिटल। अच्छा वो जरूरी नहीं तुम ऐसे लिखो पी एक्स पी वाई, वो तो एक जनरल कन्वेंशन होता है, जब भी लिखना होता है एक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है। पर ऐसे तुम लिख दे, पहले लिख दे पी जेड, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर पी जेड के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0 होगी ना, वन भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, किसी एक के लिए कर लो ना। अगर तुमने पी एक्स +1 बोल दिया तो पी वाई क्या रहा होगा, -1। अगर बात करें L = T2, कौन सा सबशेल हो गया, डी सबसेट। अच्छा बताना m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, -2 और -5 मतलब वैल्यूज लिखते पहले, -2, फिर 0, फिर +1, फिर +2, कितनी वैल्यूज आ गई, 5। तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल रहे होंगे, तो अब इनके नाम पहली बार सारे लिखेंगे हम ना, 5 बढ़ा दें, 1 2 3 5 बन गए। 5 में सबसे दिख रहा है क्या, स्पेस है ना, सबसे पहला नाम आएगा DXY, दूसरा नाम होगा DYZ, तीसरा नाम होगा DZX, चौथा ऑर्बिटल होगा इसमें DX² Y², और लास्ट होगा DZ²। कितने हैं इसमें, 5। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। इसमें सिर्फ DZ² के लिए हम क्या बोल सकते हैं, m की वैल्यू क्या है, 0। तेरह बात है। DZ² के लिए क्या होगा, m = 0, और जो 4 बचे उसके लिए क्या होगा, -2, -1, +1 और +2। ठीक है, लिखो एक बार इसको, x, हाँ माइनस लगा दे चाहे, वो वैसे तो डैश बोलते हैं, x² y² बोलते हैं ना उसको, कहीं नहीं, सिर्फ DZ² के लिए क्या होगा, 0 होगा। और 4 तो ये सिर्फ नाम है ना, इनकी कोई वैल्यू तो नहीं होती है किनकी, ये ओरिएंटेशन बताएगा कि DXY में इलेक्ट्रॉन XY प्लेन में होगा। अभी शेप बनाएंगे इनकी सभी की, अभी हमने किसी की शेप नहीं बनाई ना, अब सभी की शेप्स बनाएंगे, सीधा थ्योरी बेसिक कॉपी वाले सवाल ये, अभी बताऊंगा कैसे कुछ। अभी तो हम सिर्फ चीजें बता रहे हैं कि कौन सी क्या क्या हो सकती है। भाई साहब ओ करके रह गया मेरा, बातें मारने लग गया है, पूछ क्या था, मेरे से पूछ, मैं बताऊंगा, सही बताऊं बिल्कुल। पहले मैं तो प्रिंसिपल कांटेक्ट में उसमें तो ओरिएंटेशन n स्क्वायर दिया, ओरिएंटेशन कहाँ लिया, जब ऑर्बिटल ऑर्बिटल n² थे, दूसरे मतलब वो तो मेन एनर्जी शेल में कितने थे, n², उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट सब शेल। अब उस सब शेल में एक में कितने ऑर्बिटल है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, 2l+1, वही तो चल रहा है। s में कितने हैं, 1, t में कितने थे, 3, d में कितने थे, 5, तो सही तो चल रहा है। 2l+1 वाला गलत का है, 2l+1 से क्या आया था, s में कितने ऑर्बिटल आए थे, s में 1 आया था, तो यहां से भी तो 1 ही आ रहा है। p में कितने आए थे, 3, d में कितने आए थे, ये पता था तभी तो हमने पहले जनरलाइज फार्मूला बनाया था, वो तो पहले नंबर उसका आ गया तो हमने फार्मूला बना दिया, पर ऑर्बिटल्स तो पहले पता थे, फार्मूला तो बाद में बना। इससे फिर n की वैल्यू निकाल सकते किससे, हैं, l 0 ले लेते हैं तो n की वैल्यू बनाए, अगर l 0 होगा तो n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 10 भी होगी, 10 होगी, फिर क्या है, n 10 होगा तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 तो उसमें भी आ रहा है। मतलब s सब शेल 1 में भी एग्जिस्ट करेगा, 2 में भी करेगा, 3 में भी करेगा, सभी में आ रहा था s तो। ऐसे p सब शेल 1 में नहीं करेगा, 2 3 4 सभी में एग्जिस्ट करेगा। अभी तक एस पी डी कोई शेप की बात नहीं करी है ना, उनकी शेप्स की बात करते हैं, है ना। 3D में दिखा भी दूंगा कैसा दिखता है ना, पर बोर्ड पे तो अब क्या बना सकते हैं, सिर्फ 2D बना सकते हैं। सर ये कैसे करें? बनाया कैसे, मतलब ये ऐसे
अभी शेप थोड़ा सा बनाएंगे, तो वैसे 5 डब्बे जो कर दिया और बैठे, शेप तो अब बनाएंगे। सर्कल कर सकते हैं। F3 बताओ। किसकी? एफ की बना ले, -3 से +3 7 आ जाएंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 कितने बन जाएंगे? 7। उसमें फिर 3 एक्सिस आने लग जाती हैं, एफ जेड क्यूब हो जाता है, एफ में 7 वैल्यूज आती हैं। तो एफ की शेप ही कॉम्प्लेक्स होती है, हम बात ही नहीं करते। एफ की शेप दिखाऊंगा अभी, नाम दिखाऊंगा तुमको, ये तो नहीं बढ़ती बोर्ड पे, डी नहीं बना पाएंगे हम बोर्ड पे, तो फिर भी हम 2D में तो फिर भी कोशिश करेंगे बनाने की, पर एफ तो बोर्ड पे इस पे भी नहीं बना पाएंगे। पहले एफ ही दिखा दूंगा तुम्हें। हाँ, एफ में 7 शेप होती है, वो बना नहीं पाते ना हम। ये ऐसे दिखते हैं सब शेल से। हाँ तो वो फिर 3D में दिखाना तो है ही उसने। 3D के रीजन कैसे दिखाएंगे, पूरा रीजन तो कुछ तो शेप होगी ना, ऐसे 7 होते हैं ना। एफ अब 3 एक्सिस आ जाएंगी, एक्स वाई जेड, 3 का रोल आएगा, वो फिर परेशान करता है ना। ये सब शेयर हाँ ये सारे एफ है ना, एफ पूरा है ये। और उस एफ में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ओरिएंटेशंस है। जैसे पी में कौन सा होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसकी शेप्स होंगी। अभी बनाते हैं इसमें, एस पी और डी तो हम फिर भी बना देंगे कॉपी पे ना, एफ वाले की तो बात है। तो इसलिए एफ की शेप भी कैसे लिखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं ना उसको, बनाते भी नहीं उसको। पेपर बनाने तो कैसे आएंगे, पेपर में दिन की बनानी नहीं आएगी। इस शेप से बाद में केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल में जब हम बात करते हैं ना, बने कैसे होंगे कंपाउंड, बॉन्ड कैसे बना होगा, तो इन ऑर्बिटल्स की आपस में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है ना, वहां से बॉन्ड बनते हैं। उसी से शेप के बारे में पता चलता है, कौन से मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, CO2 लीनियर क्यों होगा है, मॉलिक्यूल की शेप का बड़ा रोल है। किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो फिर बात कैसे चलेगी, पता तो इनसे ही चलेगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल से। ये नोट कर लिया सभी ने? माइनस आएगा क्या, x2 माइनस। हम डैश लगा दे, माइनस लगा दे, जिस तरह मन करता है। इसमें है x² y² मतलब होता है कि दोनों अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, बस माइनस और उसका कोई रोल नहीं है इसमें ना। लिख भाई जल्दी लिख। अब इनकी शेप बनाएंगे, एस पी में 3 होगी, फिर डी में 5 होगी। देख लिया क्या? चलो अब देखो इधर, सबसे पहले शेप किसकी आएगी, एस में कितना ऑर्बिटल है, एक ही, तो इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। शेप पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल। शेप पे कैसे? अभी 4 ऑप्शन देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पी एक्स पी वाई पी जेड, या शेप का नाम पूछ लेगा। अच्छा स्फेरिकल शो करना तो बड़ा आसान है, 2D में तो सर्कल ही बनाएंगे, हाँ तो सर्कल। अच्छा ये डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स तो नहीं है, स्फेयर तो पूरा 3D रीजन है, तो इसलिए क्या होता है, एस सबशेल सिर्फ कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। अगला सबशेल कौन सा होगा, पी सबशेल। पी सबशेल की शेप कैसी होती है, डम्बेल। अच्छा पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, क्या हो गया, पी एक्स पी वाई और पी जेड। पहले तो ऐसे ही बना रहे हैं, अभी शेप इसके बाद आगे बनाते हैं इसकी ना। कौन से 3 थे, एक कौन सा था, पी एक्स, एक कौन सा था, पी वाई, एक कौन सा था, पी जेड। अब लिखना छोड़ दो, सुन लो एक बार बात इधर, कैसे बनाएंगे इसको ना, फिर गलती करोगे। सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं, पी एक्स के लिए। अच्छा एक्सिस शो कर दें, ये कौन सी एक्सिस है, मान लो एक्स, ये कौन सी है, वाई, है ना। ये हमारा जनरल कन्वेंशन होता है, तुम कहीं भी बना सकते हो, 3 एक्सिस परपेंडिकुलर होती है ना, ये कौन सी होगी, एक्स, और ये क्या हो गया, वाई। अब यहाँ पे क्या होता है, डम्बेल शेप होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स बनाना होगा तो कैसा बनाएंगे, कैसा बनेगा, क्या डम्बेल है ये, और कैसा है, अलोंग एक्स एक्सिस।
नहीं वो तो शेप दिख रही है वैसे, पर है कैसा, ये शेप कैसी है, डंबल, और किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे पी वाई क्या होगा, डंबल ही शेप ही है, किसके अलोंग होगा, अब ये नाम से बताओ, अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर बना दें, इस एक्सिस को बोल दें एक्स और इस एक्सिस को क्या बोल दें, वाई। चेक करो, सही है, अलोंग क्या हो गया, वाई एक्सिस। ऐसे पी जेड क्या होगा, अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, अब इस बोर्ड से तो नहीं निकाल सकते ऐसे बार एक्सिस ना, तो क्या कर लें ना, इसी में से एक्स वाले को जेड बोल देंगे, क्या परेशानी है कोई दिक्कत। तो तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होनी चाहिए, अब ये जेड है, ये वाई है, और बार अंदर आपकी कौन सी है, एक्स है। तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अलोंग जेड एक्सिस, तो कौन सा हो गया ये, पी जेड। तो पी एक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे, अलोंग एक्स एक्सिस। पी वाई का मतलब अलोंग वाई एक्सिस। पी जेड का मतलब अलोंग जेड एक्सिस। और शेप कैसी है, डम्बेल। ठीक है, बना लो इसको, फिर डी की बात करेंगे। डी में कितने आएंगी, 5 शेप ना। ये हमेशा ओरिजिन पे ही को न्यूक्लियस बोलते हैं वहाँ पे। न्यूक्लियस के इस तरफ और न्यूक्लियस के इस तरफ, बीच में न्यूक्लियस है। वो इतनी जल्दी कैसे आ गई, छुट्टी कर छुट्टी कर दी, आज क्या है? जल्दी छुट्टी करती है। अच्छा, जल्दी छोड़ दिया वो ना, 12:30 आओ, 12:40 में है, क्या हो गया फिर, तो आया भी तो 11:15 था, 15 मिनट लेट नहीं आया तू ना। चल बस एक बार डी बना लेते हैं बस, फिर चल ही रहा, और कल पढ़ देंगे। इन सब से इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ सबसे ज्यादा, ये एक रीजन है, यहाँ पे क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो सकता है ना। ऑर्बिटल क्या था, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। फिर वो मुझे कैसे कहाँ पे घूमते हैं, इस तरह ये तो न्यूक्लियस है, और इसके बाहर है शेप, ये ऑर्बिटल चल रहे हैं। जब पी एक्स है पूरा, ये सारा बीच में न्यूक्लियस है, ओरिजिन पे न्यूक्लियस के इस तरफ है, न्यूक्लियस के इस तरफ है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन एक्स में, वाई में, जेड में पूरा बन तो 3D जाएगा वापस। एक्स वाई जेड जोड़ते हैं, पूरा क्या बन जाता है, 3D बन जाता है, तो पूरा फिर से बन जाएगा 3D। सर जैसे एक तो ये ऐसे है लंबाई है ना, एक ऐसे है, क्या कैसे है, ये पूरा जब जोड़ दोगे किसी भी एक्स और वाई और जेड, ये पूरे जब जोड़ दोगे ना तीनों को, तो पूरा क्या बन जाएगा, फिर से स्फेरिकल रीजन नहीं बन जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। नोट कर लिया क्या, एक लास्ट डी लिख लेते हैं जल्दी से, फिर चलते हैं। अरे क्या परेशानी होगी, जी सब सर। हाँ डी पढ़ते हैं फिर चलते हैं। डी सबशेल की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, इसको बोलते हैं डबल डंबल। कितने डी में ऑर्बिटल्स है ना, 2-3 बार लिखोगे तुम्हारे वैसे ही रटे जाएंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स पर वाई स्क्वायर, और एक कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बनाए, डी एक्स वाई बनाते हैं। अच्छा, जैसे उसमें एक डंबल था, यहाँ पे कितने होंगे, 2, और कौन से, अब ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा, किसमें होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस होगी और ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के अंदर, सही है। दो डंबल हो गए, पर कौन से प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में, अलोंग द एक्सेस नहीं है ना। डी वाई जेड कौन से प्लेन में होगा, प्लेन बताओ, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड शो करने के लिए इसको जेड बोल दें, एक्सिस को, और इसको क्या बोल देते हैं, वाई। तो जेड वाई प्लेन हो गया अभी। डी जेड एक्स कौन सा प्लेन होगा, जेड एक्स प्लेन। इसको एक्स एक्सिस बोल दें, इसको क्या बोल दें, जेड एक्सिस। ये बन गया। फिर कौन सा अगला, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पे क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो दो डंबल बनाने, ये हो गया अलोंग एक्स, और ये क्या हो गया, अलोंग वाई। अब डी जेड स्क्वायर की सबसे अलग हटके शेप होती है ना, एक बार सुनना पहले, डी जेड स्क्वायर कैसा होता है ना। देखो ये हाथ को स्फेरिकल रीजन मान ले, पूरा तो नहीं बना सकता, ये कैसा रीजन है, स्फेरिकल। इसके बीच में एक डंबल फिट होता है अलोंग जेड एक्सिस, इसके बीच में क्या फिट होता है, डंबल। अगर मैं तुम्हें 3D में दिखाऊं अगर कैसा दिखता होगा, देखो ये नजर आ रहा है, ये वाला रीजन कैसा है, स्फेरिकल, और उसके बीच में क्या फिट है, डंबल, ऐसा ही है क्या। तो ये शेप कौन सी होती है, डी जेड स्क्वायर। तो सबसे अलग शेप किसकी है इसमें, डी जेड स्क्वायर। क्या होता है, एक स्फेरिकल क्या है, रीजन है, उस स्फेरिकल रीजन में अलोंग जेड एक्सिस क्या फिट है, डंबल। ठीक है, तो ये कैसा शो करते हैं हम इसको, देखो ये एक्सिस कौन सी होगी, एक्स, ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड। तो एक डंबल बना दे अलोंग जेड एक्सिस, ये बन गया। अब देखो स्फेरिकल रीजन कैसे शो करें, तो सिर्फ ऐसे लाइनें लगा देते हैं कि ये दो लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रीजन कैसा है यहाँ पे, किसके अराउंड, स्फेरिकल रीजन है। तो मतलब क्या है, एक ऐसे स्फेयर है, उस स्फेयर के बीच में क्या फिट है, एक डंबल ना, और कौन सी एक्सिस के अलोंग, अलोंग जेड एक्सिस। हाँ कुछ भी ले ले भाई, वो तो स्फेरिकल रीजन तो कुछ भी है, पर जो एक डंबल है वो किस पे, अलोंग जेड एक्सिस पे ना। ठीक है, इसका स्पेसिफिक नाम भी होता है, इसको बोलते हैं बेबी सूथर मॉडल, सिर्फ इसके लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए, बेबी सूथर मॉडल। बच्चों का एक खिलौना होता है ना, ठीक है, तो वैसा सा इसकी शेप नजर आती है ना। तो कुछ नहीं है, बस एक याद रखना है, ऐसे स्फेरिकल रीजन है, उसके बीच में अलोंग जेड एक्सिस एक डंबल फिट है। कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 5 है। इस 5 में जो पहले 3 है वो एक्सिस के अलोंग है क्या, वो किसमें है, प्लेन में, और अगले 2 किसके अलोंग है, एक्सिस के। तो इसलिए क्या बोलता है, ये जो पहले 3 होते हैं ना, इनको बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सिस के अलोंग नहीं है। क्या बोला जाता है इसको, नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये जो अगले 2 है ना, इनको क्या बोला जाता है, एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल, है ना। तो इसमें स्पेसिफिक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर ना, कि बताओ डी का कौन सा नॉन एक्सियल है, डी का कौन सा एक्सियल है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये कैसे हैं, नॉन एक्सियल। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कैसे हैं, एक्सियल। बना लो इसको।